जैसे ही वो लॉन्ज में दाखिल हुआ, एक दिलकश सी खुशबू उसके नथनों से टकराई, जो कि रसोई से आ रही थी। उसने गहरी सांस भीतर खींची। घर के खाने की खुशबू। आह, कितना तरस गया था मैं इसके लिए। आरिज ने धीरे से बुदबुदाया। उसने अपने सफ़र का बैग सोफे पर पटका और ब्रीफ केस भी उसके साथ टिकाकर लंबे लंबे कदमों से रसोई की तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने रसोई में झांका, वो एकदम ठिठक गया, जिसे वो समझ रहा था कि बीजान होंगी जो उसके आने की खुशी में पकवान बना रही होंगी। लेकिन वहाँ तो आयत थी। वो उसकी ओर पीठ किए हुए पूरे ध्यान से किसी जादू में डूबी हुई थी। उसके लंबे गीले काले और घने बाल कमर से भी नीचे लटक रहे थे। पीछे की कमीज भीग जाने के कारण जिस्म से चिपक चुकी थी। उन बालों से टपकते पानी के कतरे आंसुओं की तरह नीचे संगमरमर पर गिरकर उसे भिगो रहे थे। ये नज़ारा इतना दिल फरेब था कि वो दरवाजे से टेक लगाकर सीने पर दोनों बाहें टिकाए, टांगों की कैंची बनाए, बस उसे देखता रह गया। सारी थकान जैसे उन बालों की नमी में कहीं घुल गई थी। कैसी हैं आप, आयत? उसने मुस्कुराते हुए आवाज़ दी। वो अभी अपने काम में बुरी तरह मशगूल थी, शायद दुनिया जहां से बेखबर। पर उसकी आवाज़ सुनते ही वो एकदम पलटी। गीले बाल आधे उसके कंधों पर आकर गिरे थे। एक हाथ में चमचा था, दूसरे में पानी का जग, और पलटते ही पूरा जग बेधड़क आरिज पर गिर गया। वो भी उसके साथ पूरा भीग गया। ओ खुदाया, ये मैंने क्या कर दिया? वो एकदम से घबरा गई। होश खो बैठी सी उसकी तरफ बढ़ी। आप कब आए? उसने एकदम हकलाते हुए पूछा। आरिज ने अपनी बही दिलकश मुस्कान के साथ दोनों बाहें खोल दी और धीमे से बोला, बस अभी अभी। सरप्राइज? आरिज ने मुस्कुराते हुए कहा तो आयत और भी ज़्यादा शर्म से लाल हो गई। नजरें झुका ली। जाइए, कमरे में जाकर कपड़े बदल लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। और आपका आना मेरे लिए कोई सरप्राइज नहीं था। बीजान बीजान ने मुझे बता दिया था कि आप आ जा रहे हैं। उसने शर्मिंदा सी सफाई दी तो आरिज ने गहरी निगाहों से उसे देखा, जैसे उसकी आत्मा तक में उतर जाना चाहता हो, उसके दुखों को चुन लेना चाहता हो, उसके होठों पर सच्ची खुशी देना चाहता हो, आंखों में चमकती हर वक्त नमी पोंछ देना चाहता हो। और इसी इरादे से तो वो यहाँ आया था। उसका भी तो खुशियों पर हक था, और वो आयत को उसकी खुशियाँ देना चाहता था। एक गहरी सांस लेते हुए उसने अपने ख्यालों को झटका था। तो ये सारा इंतजाम मेरे लिए, राइट? उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ पूछा। तो आयत ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। वो अब भी दुपट्टे से बेपरवाह थी। काम करते वक्त उसने अपना दुपट्टा हैंगर पर लगाया हुआ था, जो कि ठीक आरिज के पीछे लगा हुआ था। और इस वक्त बिना दुपट्टे के आरिज के सामने आना उसे बहुत मुश्किल हो रहा था। बेचैनी से आंखें इधर उधर घुमाने लगी थी, जैसे कहीं भाग जाना चाहती हो। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हालांकि वो जानती थी कि आरिज और उसका दिल कभी एक साथ नहीं धड़क सकते, शादी के रिश्ते में बंधे होने के बावजूद। लेकिन इस दिल का क्या करती? दिल तो किसी का कहा नहीं मानता। लाख उसने अपने दिल पर पहरे बिठाए थे। मोहब्बत नाम का शब्द उसने अपने दिल से खुरच कर फेंक दिया था। उसे पूरा यकीन था कि नूरीज के जाने के बाद वो अब किसी दूसरे से मर्द से मोहब्बत नहीं कर सकेगी। लेकिन शायद वो गलत थी। दिल कब किसी ताले में कैद हुआ है, जज्बातों पर कब किसी का पहरा लगा है। वो धड़कने लगा था, वो मचलने लगा था, चुपके चुपके शायद आरिज के सपने भी सजाने लगा था। लेकिन आयत इस बात को मानने को राजी नहीं थी। उसके चेहरे पर फैली परेशानी देखकर आरिज ने उसकी मुश्किल भांप ली और फिर उसने खुद ही उसकी मुश्किल आसान कर दी। आई विल बी बैक सून कहता हुआ वो रसोई से बाहर निकल गया। आयत की तो जैसे जान में जान आई। वो उसकी चौड़ी पीठ को जाते हुए देखती रही, फिर एक ठंडी सांस लेकर रुक गई। आरिज का इतने सालों के बाद वापस आना उसके लिए किसी इम्तिहान से कम न था। उसे खुद को मजबूत दिखाना था, क्योंकि वो जानती थी वो ज़्यादा दिन नहीं ठहरेगा। हमेशा की तरह कुछ दिन हवेली में रहेगा और फिर लौट जाएगा। मगर उसे क्या पता था, इस बार आरिज अपने साथ उसका सब कुछ ले जाएगा। अरे मेरे लाल, इस बार तो इतने लंबे अरसे बाद हवेली लौटे हो, मैं तो तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। अपनी बूढ़ी माँ का क्यों इम्तिहान लेता है बेटा? क्या रखा है उस शहर में? वहाँ तो कुछ भी खालिस नहीं मिलता। देखो तो सही, हड्डियों का ढांचा बन गया है। उसके भरे भरे मसल्स को भी बीजान ने हड्डियों का ढांचा बता दिया था, और आरिज बस मुंह बनाकर रह गया था। बीजान का बस नहीं चल रहा था कि आरिज को अपने आंचल में संभाले, उसे अपने परों में ढक लें, उसे कहीं जाने न दें। बीजान, आप तो जानती हैं ना, मुझे गांव की हवा अब सूट नहीं करती।
वैसे भी मैं शहर की ज़िंदगी में एडजस्ट हो चुका हूँ। आप फिक्र ना किया करें, मैं अब बच्चा नहीं रहा। वो शायद अब बीजान से ज़्यादा खाना परोसती आयत से बात कर रहा था, क्योंकि उसकी नज़रें आयत पर ही जमी हुई थीं। आयत ने तुरंत नज़रें झुका लीं। मेरे बच्चे, मेरे लिए तो हमेशा मेरा बच्चा ही रहेगा, बीजान ने मुस्कुराकर कहा। और बच्चे से याद आया, अब तू शादी कर ले बेटा, इस सुनसान हवेली में फिर से रौनक आ जाएगी। मैं तो इस बड़े से घर में अकेली भटकती रहती हूँ, अब दिल नहीं लगता मेरा। उन्होंने आयत को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया और उम्मीद भरी निगाहों से आरिज की तरफ देखा। आयत के गले से निवाला नीचे नहीं उतर रहा था। उसने पानी का गिलास उठाया और एक ही सांस में खाली कर दिया। दिल में एक अजीब सी हलचल मच गई। आरिज आरिज मगर बेफिक्र इत्मीनान से खाना खा रहा था। एक नज़र आयत के चेहरे पर डाली, फिर बीजान से बोला, बीजान, बस अक्षय का थीसिस अप्रूव हो जाए और उसका एमफिल पूरा हो जाए तो शादी की तारीख भी तय कर लेंगे, मगर उससे पहले मेरी एक शर्त है। आरिज ने बीजान की आंखों में गहराई से देखा तो बीजान के साथ साथ आयत की सांसें भी थम गई थीं। प्लीज मुझसे अपना नाम मत छीनना आरिज, उसने दिल में बेताबी से दुआ की थी और उस पर खुद ही खुद आमीन भी कहा था। मगर उससे पहले ही आरिज वो जुमला बोल चुका था जिसने बीजान के चेहरे पर नापसंदगी की छाया फैला दी और आयत का दिल जैसे मुट्ठी में सिमट गया। उसकी भूख पूरी तरह से मर चुकी थी। हाथ में पकड़ाने वाला उसने प्लेट में रख दिया। बीजान, मैं आयत को आज़ाद करना चाहता हूँ, उसे तलाक देकर। उसका भी हक है ज़िंदगी पर, ज़िंदगी की खुशियों पर। मैं इसके लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढना चाहता हूँ जिसके साथ ये सच में खुश रह सके, वरना मैं शादी नहीं करूँगा। आरिज की बात सुनकर बीजान जैसे आपे से बाहर हो गई। पागल हो गया है तू, इसे अब कौन अपनाएगा? पहले ही ये नूरीज की बेबा थी, तभी तो तेरे साथ इसका निकाह किया था ताकि घर की इज्जत घर में रहे। मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। जब तक मैं जिंदा हूँ इस हवेली और आयत की ज़िंदगी के फैसले सिर्फ मैं करूँगी। बीजान ने अपने सीने पर हाथ मारा और आरिज को चेतावनी दी, मगर आरिज की रगों में भी बेलायत खान का खून था। ठीक है, फिर मुझसे शादी का मशवरा क्यों दिया आपने? उसने ठंडे शब्दों में कहा। आयत मेरे निकाह में है, चाहे ये निकाह कैसे भी हालात में हुआ हो, ये मेरी बीवी है और अब मैं इसे बीवी बनाकर ही रखूँगा। बीजान, मुझे क्या ज़रूरत है शादी करने की? आरिज ने लापरवाही से कंधे उचकाए। इतनी बड़ी बात, इतना सादा लहजा कि आयत को एकदम से झटका लगा। वो खांसते हुई वहाँ से उठ गई और आंखों से बेख्तियार आंसू बह निकले। उसकी ज़िंदगी किसी मजाक से कम नहीं लग रही थी। बचपन में माँ का साया सिर से उठ गया तो वो अपनी दादी के रहमो करम पर पलने लगी। दादी के जाने के बाद फिर अकेली हुई। आकाशा और फरहान अभी छोटे थे और वो सबसे बड़ी बेटी। वो दोनों पढ़ाई में लग गए और आयत घर संभालने में। आयत और नूरीज का रिश्ता बचपन से ही तय था और उनके दिलों ने भी एक दूसरे को अपनाया हुआ था। नूरीज विलायत अली खान का सबसे बड़ा बेटा था और आरिज उसका छोटा भाई, 7 साल छोटा। जब नूरीज और आयत की शादी हुई, आरिज सिर्फ 17 साल का था। उसे उसे शुरू से ही पढ़ाई का बहुत शौक था। गांव में अच्छी तालीम न होने के कारण वो शहर में पढ़ता था। विलायत अली खान के देहांत के बाद नूरीज ने उनकी जगह ले ली। जमीनों और जागीर के सारे काम वही संभालता था। नूरीज की संगत में आते ही आयत जैसे मुकम्मल हो गई थी, जो बरसों से मोहब्बत और तवज्जो के लिए तरसी हुई थी। नूरीज की दीवानी मोहब्बत ने उसे फिर से किसी गुलाब की कली की तरह खिला दिया था, मगर उनकी मोहब्बत की उम्र बहुत छोटी निकली। एक दिन अचानक किसी ने नूरीज को गोली मार दी और वो आयत को हमेशा के लिए तन्हा कर गया। यूं उनका 5 साल का मिलन हमेशा के लिए जुदाई में बदल गया। आयत बिल्कुल पागल हो चुकी थी। बोझिल आंखें, बिखरे बाल और खाली निगाहों से हवेली की गलियारों में भटकती रहती थी। उसके भाई बहन अपनी अपनी ज़िंदगी में बुरी तरह बिजी थे। कोई अच्छे स्कूलों में पढ़ रहा था, कोई कॉलेज में, मगर आयत तो बिल्कुल तहे दामा रह गई थी, एकदम खाली, जैसे ज़िंदगी का मकसद ही खो चुकी हो। बीजान, जो आयत की चाची भी थीं और अब उसकी सास भी, हमेशा से इस घर की हुक्मरान रही थीं और इस हवेली में उनका लिया फैसला आखिरी फैसला माना जाता था। उन्होंने आयत को इस घर में रखने के लिए एक ऐसा फैसला किया जिसने सबको हिला दिया। आयत का निकाह छोटे आरिज से कर दिया गया। आरिज जो उस वक्त सिर्फ 22 साल का था और आयत से पूरे 4 साल छोटा। आयत ने विरोध किया, आरिज ने भी हिचकिचाहट दिखाई, मगर बीजान ने किसी की एक न सुनी। मैं उसे कहीं बाहर नहीं जाने दूंगी, उन्होंने जोर से कहा था।
वो अब मेरे नूरीज की निशानी है और वहीं रहेगी जहां उसका ठिकाना था, इस घर में। आरिज अभी कम उम्र था और बीजान की जरा सी धमकी पर कांप गया। वो चुपचाप निकाह के लिए राजी हो गया, जबकि उसके दिल में अब भी उलझन थी और आयत की आंखों में बस खामोश आंसू। और फिर निकाहनामे पर दस्तखत कर दिए गए। बीजान ने आरिज को वापस शहर भेज दिया और सख्त शब्दों में कहा था, आयत सिर्फ तुम्हारे नाम की बीवी बनकर रहेगी। कभी भी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में मत सोचना। ये नूरीज की बेबा है, नूरीज की बेबा ही रहेगी। मैं बिल्कुल भी गवारा नहीं करूंगी कि मेरी हवेली की इज्जत किसी दूसरे मर्द की बिस्तर तक पहुंचे, और इसीलिए मैंने इसका निकाह तुम्हारे साथ करवा दिया ताकि ये इसी हवेली में कैद रहे। ये सिर्फ एक नाम का रिश्ता रहेगा, इसलिए इसे अपनी ज़िंदगी पर हावी मत करना। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, उसके बाद तुम्हारी शादी मैं धूमधाम से करवाऊंगी। आयत को भी इस बात से कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि उसके दिल में तो हमेशा से नूरीज ही बसा था। वो तो उसके नाम पर सारी उम्र बेबा रहना भी मंजूर कर लेती, मगर उसे अपने हक के लिए बोलना कभी नहीं आया था। आरिज और आयत के बीच हमेशा एक दोस्ती जैसा रिश्ता रहा। वो कभी कभार ही शहर से हवेली आता, 3-4 दिन ठहरता और फिर वापस चला जाता। लेकिन इस बार वो बहुत लंबे अरसे के बाद लौटा था और पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत, मैच्योर और मजबूत लग रहा था। उसका एमफिल पूरा हो चुका था और वो अपनी ही यूनिवर्सिटी की फेलो अक्षा में दिलचस्पी रखता था। बीजान को अपने बेटे की पसंद पर कोई ऐतराज़ नहीं था, क्योंकि पूरे ख़ानदान में आरिज जैसा होनहार और जहीन लड़का किसी को टक्कर देने वाला नहीं था। आयत जो उसके निकाह में थी, कभी उसे एक शौहर की नज़र से देख ही नहीं सकी थी, क्योंकि उनके बीच का जो उम्र का फासला था उसे वो नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। आरिज उसके लिए आसमान पर चमकने वाला वो सितारा था जो उसकी पहुंच से बहुत दूर था। मगर आज जब आरिज ने कहा कि मैं आयत को बीवी बनाकर रखूंगा, चाहे उसने ये बीजान से अपनी बात मनवाने के लिए ही कहा हो, लेकिन आयत का दिल जोर से धड़क उठा था, जैसे कोई पुरानी दीवार अचानक हिल गई हो। वो डाइनिंग टेबल से उठी और अपने कमरे में भाग गई, दरवाज़ा जोर से बंद किया और उसी के सहारे फर्श पर बैठ गई थी। काश नूरीज तुम मुझे भी अपने साथ ले जाते, आज मेरा यूं मजाक तो न बन रहा होता सबकी नज़रों में। उसकी आवाज़ काँप रही थी। बीजान तो मुझे बस घर की नौकरानी समझती हैं, उनके नज़दीक मेरे जज्बात, मेरे एहसासात की कोई भी अहमियत नहीं है। और आरिज, वो एक पल को रुकी, आंसू बह निकले। वो मेरे निकाह में है, मगर इस रिश्ते की कोई अहमियत नहीं। मेरा दिल इस बात को मानने से इनकार करता है। ऐ खुदा, मैं क्या करूं? वो फिर से अपने रब के सामने झुक गई, अपने दिल की सारी बातें उसी से बांटने लगी। वही उसका हमराज था, वही उसका सच्चा साथी। तभी दरवाजे पर हल्की हल्की दस्तक हुई। आयत एकदम से सिहर उठी, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वो इस वक्त किसी का भी सामना नहीं करना चाहती थी। शर्म से उसकी आंखें झुक गईं, जबकि उसका कोई भी कसूर नहीं था। उसने जल्दी से अपनी आंखों के आंसू पोंछे। आंखें मलने की वजह से और भी लाल हो गई थीं। धीरे से दरवाज़ा खुला, सामने आरिज खड़ा था, अपनी पैंट की जेबों में दोनों हाथ डाले, गहरी उतरती हुई नज़रों से उसे देखता हुआ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ आयत? उसकी आवाज़ में एक अजीब सा सुकून था, मगर आयत के लिए वो लम्हा बड़ा भारी था। वो चुपचाप एक किनारे हट गई, नज़रें झुकीं, क्योंकि वो अभी भी उससे नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। वो कमरे में दाखिल हुआ और दरवाज़ा बंद कर दिया। आयत, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ हमेशा से अन्याय होता आया है, किसी ने तुम्हारे हक की परवाह नहीं की, पर मैंने फैसला किया है कि इस बार मैं तुम्हारी ज़िंदगी का कोई फैसला करके जाऊंगा। मैं तुम्हें इस बेवकूफ़ी भरे और बेमानी रिश्ते में और नहीं बांधूंगा। जब हमारा निकाह हुआ था तब मुझे उतनी समझ नहीं थी। मैं नहीं जानता था कि एक औरत की क्या ज़रूरतें होती हैं, उसकी क्या इच्छाएं होती हैं। और सच कहूँ तो जब से अक्षा मेरी ज़िंदगी में आई है, मैं समझने लगा हूँ कि औरतों के भी उतने ही जज्बात होते हैं, बस वो मर्दों के जैसे व्यक्त नहीं कर पाती। जिस तरह तुम हमेशा चुप रहती हो और हर बात में आदेश मानती आ रही हो, मैं तुम्हें इस गुलामी से आज़ाद करना चाहता हूँ। आयत का दिल अचानक किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो, मानो उसकी सांसें रुक गई हों। वो उसे क्या कहती? अगर उसे आरिज का नाम छीन लिया गया तो वो फिर से कितनी तन्हा रह जाएगी। उस नाम की ही तो उसे आस थी, उसी के सहारे वो पूरी जिंदगी काटने को तैयार थी। उसे अकेलेपन का सता हुआ डर था। आरिज न सही, कम से कम उसका नाम तो रहे, मगर वो कितनी आसानी से हर रिश्ते को ख़त्म करने की बात कर रहा था। आयत ने घबरा कर कहा,
प्लीज़ कुछ मत करें मेरे लिए। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस बात को दोबारा अपने मुंह पर न लाएं। हाँ, अगर अक्सा को इस बात पर आपत्ति है कि आप पहले से शादीशुदा हैं, मेरा मतलब निकाहशुदा हैं। उसने जल्दी से हिचकिचाते हुए अपनी बात को सही किया था। तो फिर आप अपने फैसले में आज़ाद हैं। आयत ने बड़ी मुश्किल से कहा, मुझे कोई आज़ादी नहीं चाहिए, मैं यहीं ठीक हूँ। ये वो जुमला बड़ी हिम्मत से बोली थी जिसे कहने से वो डर रही थी कि कहीं सच ना हो जाए। आरिज कुछ पल उसे देखता रहा। वो कितनी सादा और सच्ची लड़की थी। आखिर उसके साथ इतना अन्याय क्यों? आरिज ने अपने दिल में सोचा। फिर उसने नरम लहजे में कहा, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हें अपने साथ शहर ले जाऊंगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? और उसने कहते हुए धीरे से आयत का हाथ थामा। आयत एकदम से कांप उठी। क्या मतलब? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। बीजान बिल्कुल अकेली रह जाएंगी। तुम क्यों हर वक्त दूसरों की फिक्रों में घुलती रहती हो, जबकि उन्हें तुम्हारा कोई भी एहसास नहीं? वो एकदम से फट पड़ा। तुम इंसान हो या कोई रोबोट? क्या तुम्हारे अंदर दिल नहीं? क्या कोई जज्बात नहीं तुम्हारे अंदर? आयत ने घायल निगाहों से उसे देखा। वो उसे क्या बताती कि कब से अपने इन तेज और उग्र जज्बातों को अपने भीतर उसने दबा कर रखा है। उन्हें बाहर आने की इजाज़त नहीं थी, वरना बहुत बड़ी तबाही मच जाती। आप अपना सामान पैक करें, हम कल ही शहर जा रहे हैं। बीजान से मैं खुद बात कर लूँगा। आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपका सरपरस्त हूँ, आपका पति हूँ। और पत्नी को केवल पति की बात माननी चाहिए, अपनी सास की नहीं। वो दो टूक लहजे में बोला और आयत को भीतर तक झकझोर गया। क्या उसे एहसास हो गया कि वो उसका पति है? उसके दिल में एक शक सा उभरा, मगर वो उसे शब्दों में नहीं ला सकी। आरिज उसकी कोई भी बात सुने बिना चला गया था और आयत चौंकती हुई रह गई थी। वो सोचती रही, ये लड़का आखिर मुझसे क्या चाहता है? मुझसे अपना नाम छीनकर मुझे कौन सी खुशी देना चाहता है? वो बेबसी से सोच कर रह गई। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर आरिज ने बीजान के सिर पर फिर से धमाका कर दिया। बीजान, हम आज ही शहर जा रहे हैं। मैं आयत को लेकर जा रहा हूँ। आपको कोई आपत्ति तो नहीं? बीजान बिल्कुल स्तब्ध रह गई। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। पागल हो गए हो क्या? आखिर तुम चाहते क्या हो? आरिज ने शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा। मैं बस ये चाहता हूँ कि आयत का भी जिंदगी पर हक है। उसे भी खुश रहने का उतना ही हक है जितना कि हम सबको। अगर मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ तो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। आपके रहमो करम पर। बीजान का गुस्सा फूट पड़ा। क्यों मुझ बूढ़ी जान पर जुल्म करते हो? मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी अगर ये चली गई तो। और उससे तुम खुद पूछ लो, ये घर बसाना ही नहीं चाहती। ये तो नूरीज के नाम पर ही सारी ज़िंदगी बैठना चाहती है। ये तो मैं हूँ जिसने उस पर एहसान किया और अपने दूसरे बेटे के साथ इसका निकाह कर दिया, वरना कौन माँ ऐसा करती है भला? हमारी नेकियां हमारे ही गले पड़ गईं। उन्होंने अपना सीना पीट लिया था। बीजान किसी भी हालत में आयत को यहाँ से भेजने पर राजी नहीं थी। आयत को जैसे ही होश आया उसने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला। आप तो बिल्कुल शांत रहिए, मैं आपसे तब सलाह लूँगा जब इसकी ज़रूरत होगी। आरिज ने एकदम गंभीर होकर चेतावनी दी तो आयत बिल्कुल चुपचाप उसे देखती रही। न जाने ये कब इतना बड़ा हो गया, अब तो मुझसे भी बड़ा लगने लगा है, उसने दिल में सोचा और अपनी नज़रें झुका लीं। खुद को बीजान और आरिज के फैसले सुनने के लिए तैयार करने लगी। बीजान, अभी आयत की उम्र ही क्या है? मुझसे 4 साल बड़ी हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं कि वो बूढ़ी हो गई हैं। मैं 26 साल का हूँ और ये 30 साल की। 30 साल की उम्र में तो आजकल ज़्यादातर लड़कियों की शादियाँ होती हैं। पहाड़ जैसी ज़िंदगी ये अकेले कैसे बिताएंगी भला? आरिज ने गहरी सांस लेकर कहा। आयत में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आपने उसे क्यों एहसासहीनता में रखा कि उसे कोई भी नहीं अपनाएगा? आयत बस खुली आंखों से उसे देखती रह गई। आरिज शहर जाकर कौन सी खुराक खाने लगा था कि यूं पटर पटर बीजान के सामने बोलने लगा। क्या शिक्षा ये सिखाती है कि बड़ों के सामने बहस करो? बीजान ने पहला ताना उसकी पढ़ाई पर मारते हुए कहा। बीजान, शिक्षा हमें ये सिखाती है कि किसी का हक न मारो और किसी के हक के लिए अपने बड़े लोगों के सामने अगर तुम्हें खड़ा होना पड़े तो खड़े हो जाओ। ये कोई पाप नहीं है, बल्कि किसी के हक की अनदेखी करना पाप है और उसका हिसाब अगले जहां में जाकर जरूर होगा। अच्छा, तो अब तुम मुझे ऊपर भेजने पर तुले हो? बीजान ने तीखे अंदाज में कहा। आरिज ने सिर पकड़ते हुए कहा। बीजान, मैं सिर्फ आयत को इस बोझ से आज़ाद करना चाहता हूँ और अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। ये मेरे निकाह में है, मेरी महरम है
और मुझ पर कोई गुनाह नहीं कि मैं इसे अपने साथ ले जाऊं। अगर आज़ाद करना है तो कर दो, ले, लेकिन इसे अपने साथ ले जाकर क्या करोगे? कहीं तुम इसके साथ अपने रिश्ते की शुरुआत। और उनकी बात का मतलब समझकर आयत का दिल जोर से धड़क उठा था। उसका जी चाहा कि यह मंजर से गायब हो जाए। उसकी ही जात के फैसले हो रहे थे और वही कुछ बोल नहीं सकती थी। जबकि बीजान की बात सुनकर आरिज ने भी एक गहरा सांस लिया था। बीजान, जो आपसे वादा किया था उस वादे की खिलाफी नहीं करूंगा। निकाह के इतने सालों के बाद भी आयत वैसी की वैसी है जैसे मुझसे निकाह से पहले थी, और ना ही अब आगे मैं इसके साथ इस रिश्ते की शुरुआत करना चाहता हूँ। आरिज कुछ पल उन्हें देखता रहा, फिर गंभीर लहजे में बोला, लेकिन मैं आयत की जिंदगी में खुशियों के रंग भरना चाहता हूँ। उसके लिए कोई फैसला लेना चाहता हूँ। आखिर वो भी एक खुशहाल जिंदगी डिजर्व करती है, जिसमें उसका हमसफर उसके साथ हो, जिसे वो अपने दिल की बात कह सके, अपने दिन भर की थकान उसके साथ बांट सके। और आयत के लिए कोई भी फैसला करने के लिए इस हवेली की बासी हवा से उसे छुटकारा पाना जरूरी है, वरना वो कुछ भी सोच नहीं पाएगी। ये कहते हुए वो आयत से मुखातिब हुआ, आयत, आपने अपना सामान पैक कर लिया ना? हम 11 बजे यहाँ से निकलेंगे। तब तक जो भी तैयारी करनी है जल्दी से कर लो। ये कहते हुए वो उठकर खड़ा हुआ और आयत और बीजान का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। और अब बीजान गुस्से से आयत की ओर घूमी थी। यकीनन तुमने ही इसे कोई पाठ पढ़ाया होगा कि तुम यहाँ सारा दिन काम करती हो, मेरी सेवाएं करती हो। बीजान आयत पर भड़कने लगी तो वो और भी अधिक रुहासी हो गई। बीजान, मैंने कुछ भी नहीं कहा, कसम ले लें। मैं तो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती, आयत ने घबराते हुए कहा। तो फिर कह दो उससे कि तुम कहीं नहीं जा रही, इसी हवेली की बासी हवा में रहना चाहती हो, बाहर की हवा नहीं खानी चाहती। बीजान ने आरिज वाली बात पर तंज कसते हुए आदेश दिया और उठकर खड़ी हुई। आयत ने सिर अपने दोनों हाथों में थाम लिया। न जाने अब उसकी जिंदगी किस राह पर जाने वाली थी। उसने एक बार फिर आरिज को समझाने की सोची और उसके कमरे में चली आई। दस्तक दी तो अंदर से आवाज आई, आ जाओ। लेकिन आने वाली आयत थी। ये देखकर आरिज हड़बड़ाया था, क्योंकि वो अपनी शर्ट उतारकर अब बेल्ट निकाल रहा था। उसका नहाने का इरादा था। आयत की नज़र भी एक बार के लिए उसकी मस्कुलर बॉडी पर टिक गई थी और अगले ही पल उसने अपनी नज़रें झुका ली। आरिज ने जल्दी से बेड पर पड़ी शर्ट उठाकर पहन ली और फिर उसके बटन लगाते हुए बोला, जो बात करना चाहती हो इजी होकर कर सकती हो। आओ बैठो, वहाँ क्यों रुक गई? जबकि वो छोटे छोटे कदमों से बेड के कोने पर आकर टिक गई थी। यकीनन यही कहने आई हो ना मुझे कि तुम मेरे साथ शयन नहीं जा रही? वो उसके सामने सोफे पर बैठते हुए बोला। आरिज, समझने की कोशिश करो। मैं बचपन से लेकर अब तक यहीं पर पली बड़ी हूँ। मुझे बीजान के अलावा कहीं रहने की आदत नहीं है, और वो नहीं रह पाएंगी मेरे बिना अकेली। उनकी छोटी छोटी बातों का मुझे ही ध्यान रखना पड़ता है। तुम शहर जाओ, अपनी ज़िंदगी शुरू करो, मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं है। आंखों में आती नमी को पीछे धकेलते हुए वो बहुत हिम्मत से बोली थी, मगर वो सुनने के मूड में नहीं था। मैंने शब्बों से कह दिया है, और शब्बों को बीजान की हर बात के बारे में पता है कि कब उन्हें दवाई देनी है, कब उन्हें कौन सी डांट देनी है, वो सब संभाल लेगी। आरिज ने नौकरानी का नाम लिया था। तुम अपना सामान पैक करो, बल्कि ऐसा करो, चलो मेरे साथ। वो उसका हाथ थामते हुए कमरे से बाहर निकला और सीधा उसके कमरे में आया था, और फिर उसने खुद ही आयत का सामान एक बैग में डालना शुरू कर दिया। ये देखकर आयत को मजबूरन खुद ही अपना सामान पैक करना पड़ा। कुछ ही घंटे के बाद वो शहर जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। नौकरानी उसका बैग बाहर तक ले आई थी, जिसे आरिज ने गाड़ी में रख दिया था। फिर उसको अपने साथ चलने का इशारा किया। आयत न चाहते हुए भी एक बड़ी सी चादर में खुद को छुपाए बीजान की खूंखार निगाहों से बचते हुए आरिज के पीछे खड़ी हो गई थी। बीजान, प्लीज इस तरह मत देखिए और हमें अलविदा कहिए। मैं जल्द ही लौटूंगा, वादा करता हूँ। वो बीजान के गले लगते हुए उन्हें चूमते हुए बोला। और रही बात हवेली के सूना होने की, तो बहुत सारे नौकर इस हवेली में मौजूद हैं। आपका समय अच्छा बीतेगा। ये कहते हुए उसने आयत का हाथ थामा और हवेली से बाहर निकल गया। उसे गाड़ी में बिठाया और खुद फ्रंट सीट पर बैठ गया। आयत अभी भी किसी ट्रांस की हालत में थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो हवेली से बाहर भी जा सकती है, और वो भी शहर। उसे याद नहीं था कि आखिरी बार शहर कब गई थी। शायद ये शहर जाने की पहली बार था, या शायद कभी बचपन में गई होगी, मगर उसे याद नहीं था। आरिज उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगा और फिर धीरे से कहा, मैं आपको ज़िंदगी की हर वो खुशी दूंगा जिस पर आपका हक है।
मुझे ये बात बहुत देर से समझ आई, मगर शुक्र है कि अब समझ आ गई है। ये कहते ही उसने गाड़ी गेट से बाहर निकाली और सड़क पर दौड़ना शुरू कर दिया। जब गाड़ी शहर में दाखिल हुई तो आयत की आंखें खुली की खुली रह गईं। एकदम से चारों ओर बहुत सारा शोर सा महसूस हुआ, जबकि हवेली में तो वो चिड़िया और कौवे की आवाज़ें ही सुनती थी। वो अपने कामों में मस्त रहती, पक्षियों से बातें करती थी, पौधों को पानी देती या कभी टीवी के सामने बैठ जाती थी जब बहुत ज़्यादा बोरियत का शिकार होती। मगर यहाँ आने के बाद तो जैसे सब लोग भाग रहे थे। न जाने सबको किस चीज़ की जल्दी थी कि सब भागते ही जा रहे थे। आरिज उसके हाव भाव देखकर मुस्कुराया था। वो उसे एक छोटे से फ्लैट में लेकर आया जो पूरी तरह फर्निश्ड था, हर तरह की आधुनिक सुविधाओं से लैस। आरिज ने उसका सामान उसके कमरे में रखा और कहा, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं बाहर से खाना लेकर आता हूँ। यहाँ खाने बहुत अच्छे मिलते हैं और वो भी पके पकाए मिलते हैं, तुम्हें पकाना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। वो उसे छेड़ते हुए बोला तो आयत बस सिर हिलाकर रह गई। वो एकदम से जैसे बौखलाहट का शिकार हो गई थी। यहाँ आकर उसका दिमाग पूरी तरह माफ हो चुका था। आरिज उसे ऐसे ही छोड़कर बाहर चला गया। कमरा हवेली वाले कमरे की तुलना में काफ़ी छोटा था, मगर उसमें हर तरह के आधुनिक सामान रखे हुए थे। यूं लग रहा था जैसे आरिज ने शहर से उसे यहाँ लाने का पूरा प्लान बनाकर ही हवेली में कदम रखा था। उसने वार्डरोब खोली तो नए ब्रांडेड कपड़े हैंगर में लटके हुए थे। उसने एक सादा सा जोड़ा हैंगर से निकाला और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई। जब वो उसे पहनकर निकली तो वो बिल्कुल फिट आया था उसे, जैसे उसी के साज के अनुसार सिलाई किया गया हो। एकदम से उसके चेहरे पर हल्की सी लालिमा फैल गई। कच्चे सेब के रंग के इस खूबसूरत ड्रेस में उसका रूप खूब दमक रहा था। उसने पहली बार आईने में खुद को ध्यान से देखा। आरिज की बातें उसके दिमाग में घूमने लगीं। बीजान, आयत की अभी उम्र ही क्या है, आपने तो उसे बूढ़ा बनाकर रखा है। और वास्तव में वो बिल्कुल सही था। उसे देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वो किसी की विधवा रह चुकी है और किसी और के निकाह में है। अचानक ही कमरे का दरवाजा खुला और उसने जल्दी से दुपट्टा सर पर लिया। आरिज कुछ पल उसे हैरान सा देखता रहा। सॉरी, मुझे दस्तक देकर आना चाहिए था। उसने एकदम से माफ़ी मांगी। कोई बात नहीं, मैं कौन सी कोई अजनबी हूँ आपके लिए, आयत ने साहिस्ता से जवाब दिया। तो वो हल्का सा मुस्कुराया। आप पर यह कलर बहुत जच रहा है। मैं अक्सा के साथ आपकी शॉपिंग करने गया था और ये सारे कपड़े उसी की पसंद के हैं। अक्सा का नाम उसके मुंह से सुनते ही आयत के दिल को हल्का सा धक्का लगा। पता नहीं क्यों वो इस हकीकत को स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि आरिज ने अपनी ज़िंदगी अक्सा के साथ ही शुरू करनी है। उसने होठों पर मुस्कान सजाते हुए थैंक्स कहा। अच्छा, अब नीचे चलो, खाना खा लेते हैं, फिर मैं आपको ये शहर घुमाने ले जाऊंगा। अक्सा भी हमें ज्वाइन कर लेगी। ये कहते हुए वो कमरे से बाहर निकल गया। आयत भी उसके पीछे पीछे चली आई। खाना सचमुच बहुत लजीज था। अभी भी खाना ही खा रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। आरिज के चेहरे पर एकदम से मुस्कान चमक उठी। लगता है अक्सा यहाँ आ गई है। उसे आपसे मिलने की बड़ी उत्सुकता थी। मैं अक्सर ही उससे आपका जिक्र करता रहता हूँ। आरिज बोलते हुए उठकर खड़ा हुआ और उसके साथ ही आयत भी एकदम से हड़बड़ा गई थी। वो कभी भी इस तरह किसी अजनबी के साथ नहीं रही थी, ना ही किसी से मिली थी, इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूज थी। इतने में दरवाज़ा खुला और आरिज के पीछे पीछे एक खिलखिलाता हुआ चेहरा उसे दिखाई दिया। वो 24-25 साल की दुबली पतली आरिज की ही हम उम्र लड़की थी। आयत एकदम से खड़ी हुई और अक्सा उससे इस तरह गले मिली जैसे उसके बचपन की सहेली हो। आयत के चेहरे पर भी अब मुस्कान दौड़ गई। वो काफ़ी सहज लग रही थी। अरे, आप तो बिल्कुल यंग और इतनी खूबसूरत हैं, माशाल्लाह, मैं तो आपसे जलने लगी हूँ। एकदम से आयत अपनी तारीफ सुनकर नजरें झुका गई। आप तो शर्मा भी लेती हैं। मैं कोई लड़का थोड़ी नहीं हूँ, चिल करें यार। वो आयत के साथ ही कुर्सी पर बैठ गई और फिर आरिज भी बैठ गया। अब बस अक्सा की बातें सुनती रही और बोलती रही। ये तो मेरा सिर ही खा लेती है। अब तुम्हें आयत की सूरत में कुछ दिनों के लिए एक सहेली मिल गई है, इसलिए मुझसे तो कोई आपत्ति ही नहीं। आरिज ने अपने दोनों हाथ उठाए तो अक्सा एकदम से जोरदार हंसी के साथ ठहाका मारकर हंसने लगी। अरे, अभी से परेशान हो गए? अभी तो पूरी ज़िंदगी मुझे सहन करना पड़ेगा तुम्हें, वो हल्के फुल्के अंदाज में कहने लगी और आयत अपने हाथों की उंगलियां चटकाने लगी। उसे अब समझ आ चुका था कि अक्सा और आरिज की आपसी कितनी अच्छी गहरी दोस्ती है। इसीलिए उसने आरिज के निकाह को भी मुद्दा नहीं बनाया था, बल्कि आयत से मिलकर खुशी महसूस की थी। वैसे आयत, आपको पता है हमने आपको किस मकसद के लिए उस कैद खाने से निकाला?
उसने आयत के कानों में राजदाराना सी सरगोशी करते हुए कहा। आयत एकदम से चौंक गई। नहीं तो कौन सा मकसद? आरिज ने मुझे कहा था कि वो मुझे शहर दिखाने ले जा रहा है। उसने इतनी मासूमियत से कहा कि आरिज की हंसी हवा में गूंज उठी। मैंने कहा था ना अक्सा, आयत बहुत ही मासूम और सीधी सादी हैं। उन्हें ज़्यादा अपनी बातों में मत उलझाओ और ना ही उन्हें परेशान करो। अच्छा अच्छा, ज़्यादा साइड मत लो, नहीं तो मैं सच में जेलस हो जाऊंगी। अक्सा भी अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोली। आरिज बर्तन उठाकर किचन में चला गया। आयत एकदम से उठी और बर्तन उसके हाथों से लेने लगी। मैं इन्हें धो देती हूँ, आप प्लीज़ बैठें। वो अपनी आदत से मजबूर होकर बोली। अरे आप मेहमान हो, यहाँ आप कोई काम नहीं करेंगी। आप यहाँ बैठिए और अक्सा आपको कंपनी देगी। मैं हम सबके लिए कड़क सी चाय बना कर लाता हूँ। ये कहते हुए आरिज किचन में चला गया। आयत को काफ़ी अजीब लगा कि दो औरतें मौजूद होने के बावजूद भी एक मर्द किचन में जाकर चाय बना रहा था। आरिज वैसे बड़ी ही मज़ेदार चाय बनाता है। मैं अक्सर उसके हाथ की चाय पीने उसके अपार्टमेंट में आती हूँ। अक्सा ने आंख दबाकर आयत से कहा तो वो एकदम से लाल पड़ गई। वो सच में उससे बहुत अलग थी। अपने महरम के साथ भी 7 पर्दों में रहने वाली को अक्सा की बातें हैरान कर रही थीं। तो क्या ये आरिज के अपार्टमेंट में आती है अकेली? उसने दिल में सोचा और एक झुरझुरी सी ली। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि मेरे कजिन हैं हारून, बड़े ही कमाल के बंदे हैं। लंदन से आए हैं और मैकेनिकल इंजीनियर हैं। उन्हें एक साधारण टिपिकल इंडियन बीबी की ज़रूरत है, क्योंकि वो खुद ही बहुत सादे स्वभाव के मालिक हैं। जब मैंने आरिज को बताया तो आरिज खुद हारून से मिला है और उसे हारून आपको लेकर बहुत पसंद आया है। अक्सा इतने नॉर्मल लहजे में बात कर रही थी कि आयत को एकदम ठंडे पसीने आने लगे। वो बार बार अपने माथे पर दुपट्टा फेरने लगी। अक्सा को वो भोली भाली सी लड़की बहुत अच्छी लगी। अपने कजन के लिए कसम से वो आपको देखेंगे तो अपना दिल जान गुर्दा सब कुछ हार देंगे। आप इतनी प्यारी और मासूम हैं। अक्सा ने उसके दोनों हाथ थामे जो पसीने से तर थे। मतलब उसकी ज़िंदगी के फैसले एक बार फिर उसकी मर्जी के बिना तय हो रहे थे। मगर इस बार वो चुप नहीं रहना चाहती थी। मैं ये शादी नहीं कर सकती, मुझे शादी करनी ही नहीं है, उसने साफ गोई से कहा। तो अक्सा एक पल के लिए चुप हो गई। क्यों नहीं करनी? आपको शादी करनी ही होगी। आरिज चाय के कप उठाते हुए वहाँ आया। अगर हारून आपको पसंद नहीं आए तो कोई बात नहीं, आपको तो कोई भी लड़का दिलो जान से पसंद कर लेगा। मगर आप अपना माइंड सेट चेंज करें, इसीलिए तो मैं आपको यहाँ लाया हूँ हवेली से निकाल कर, ताकि आप थोड़ा फ्रेश हो जाएं और नई सोचें आपके माइंड में आए। आरिज ने उसे टोकते हुए कहा तो वो एकदम से नज़र झुका गई। न जाने वो उसके सामने हमेशा ही चुप क्यों रह जाती थी, आवाज़ ही नहीं निकलती थी। मैं जानती हूँ आयत, आपकी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल रही है। आपके हस्बैंड आपको छोड़कर चले गए और जिसके साथ आपका निकाह हुआ वो आपके देवर थे और आपसे उम्र में पूरे 4 साल छोटे। ये सब कुछ सहना एक औरत के लिए आसान नहीं होता। इसीलिए मैं और आरिस मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाया जाए। प्लीज़ इनकार मत कीजिएगा, क्योंकि ज़िंदगी बार बार किसी को मौका नहीं देती। आप एक बार हारून से मिल लें, अगर वो आपको पसंद आए तो बेशक आप इनकार कर देना, यह आपका हक है। अक्सा ने बड़े सब्र से कहा तो वो पूरी तरह चुप रह गई। तो वो इसी मकसद के लिए उसे शहर में लेकर आया था और वो न जाने क्या ख्वाब सजाकर उसके साथ निकली थी। उसने एकदम से अपने ख्वाबों का फिर से गला घोंट दिया और कमरे में चली गई। दरवाज़ा जोर से बंद किया और फिर बेड पर धड़ाम से गिर गई। आंसू जारो कतार उसकी आंखों से बहने लगे। शायद अब रोना ही उसका मुकद्दर था। आरिस और अक्सा एक साथ बहुत जचते थे। वो उन दोनों को जलन भरी नज़रों से देख रही थी, मगर ज़्यादा देर तक उनके साथ बैठना नहीं चाहती थी। दिल को एक अजीब सी बेचैनी सी हो रही थी, जिसे वो अंदर ही दबा गई। शाम को आरिज कमरे में आया तो वो मुंह छुपाकर कंबल ताने सो रही थी। वो कुछ पल उसे देखता रहा और फिर वापस चला गया। शायद उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। उसे उस मोम सी गुड़िया पर बहुत प्यार आ रहा था। वो उसे ज़िंदगी की हर खुशी देना चाहता था अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने से पहले। और ये पागल लड़की न जाने क्या जिद लगाकर बैठी थी कि उसे शादी नहीं करनी। वो चाय का कप साइड टेबल पर रखकर कमरे से बाहर चला गया कि उसके जाते ही आयत ने पट से अपनी आंखें खोल दी। चाय का कप भाप उड़ा रहा था और उसकी ज़िंदगी के बीते महीने और साल उसके धुएं में गुम होने लगे थे। वो सच में नहीं जानती थी कि वो आरिज के लिए क्या महसूस कर रही है। वो उसके बारे में कुछ भी ऐसा वैसा सोचना भी गुनाह समझती थी और अपने आप को 100 बार शर्मिंदा करती। वो पिछले 4 साल से उसके निकाह में थी और निकाह तो एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें बंधने के बाद
दिल खुद ब खुद अपने पति की ओर झुकने लगता है। और वही मोहब्बत होती है जो अल्लाह दिलों में डालता है, और इसे कोई निकाल नहीं सकता। उसे लगता था कि नूरीज के बाद वो कभी किसी से प्यार नहीं कर पाएगी, मगर अब उसे इस बात में शक था, क्योंकि शायद कहीं दूर उसके दिल की सरजमीन में उसके लिए कोई जज्बा फूट रहा था। और बीज से जब कोपल निकलती है तो वो जमीन का सीना चीर कर भी बाहर आती है। और आयत उसी पल से डर रही थी। शायद उसे आरिज की बात मानकर शादी कर लेनी चाहिए, इससे पहले कि ये दिल बगावत पर उतर आए। अगले दिन शाम को अक्सा हारून को लेकर वहां आई। शायद उसे बड़ी जल्दी थी आयत की शादी करवाने की। हारून 35 साल का एक डिसेंट सा आदमी था। वो तो कमरे से ही बाहर नहीं निकल रही थी। अक्सा ने ही बड़ी मुश्किल से उसे तैयार किया, हल्का फुल्का सा मेकअप किया और उसे लिए लॉन्च में चली आई थी, जहां आकर वो नजरें झुकाकर बैठी रही और हारून उसे अंदर तक उतरती नजरों से देखता रहा। उसके साथ हल्का फुल्का बोलने की कोशिश भी करता रहा, उसके बारे में जानना चाहता था। आपकी हॉबीज़ क्या हैं? हारून ने ही बात की शुरुआत की और वो घबराई नज़रों से हारून को देखने लगी और फिर जल्दी से नज़रें झुका लीं। वो उसे क्या बताती कि वो घरदारी में माहिर है, बागबानी उसका शौक है, चिड़ियों और पक्षियों से अपने दिल की बातें करना उसकी हॉबीज़ है। मगर वो खामोश रही। न जाने ये शहरी बाबू इस पेंडू का मजाक ही न बना दें। आरिज की आंखें टेनिस बॉल की तरह कभी हारून के इजहारों और जांचती नज़रों का पीछा करती, तो कभी आयत की शर्मीली मुस्कान और उसके सुर्खी भरे गालों पर ठहर जाती। उसके दिल में एक एहसास उभरने लगा, काश वो हारून को आयत से ना मिलवाता। वो कितनी असहज महसूस कर रही थी, आरिज अच्छी तरह महसूस कर सकता था। आयत को असहज पाकर वो भी बेचैनी महसूस करने लगा था, मगर ये फैसला तो उसी ने किया था। अब उसे इस फैसले पर कायम रहना था। आखिर आयत का भी जिंदगी पर हक था। वो कब तक उसे खुद से बांध कर रखता, जबकि वो खुद अक्सा के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता था। मगर न जाने क्यों हारून का आयत की ओर देखना उसे बेचैनी और जलन में अंदर ही अंदर बुरी तरह सुलगा रहा था, और वो अपने इस जज्बे पर बुरी तरह हैरान भी हो रहा था, मगर खामोश रहा। हारून ने अक्सा से कुछ फुसफुसाया। अक्सा आयत की ओर देखकर मुस्कुराई और उसके कान में कुछ बड़बड़ाई। शायद वो अपने कजिन का संदेश उसे पहुंचा रही थी। आरिज के दिल में कुछ जलन उठी। अचानक आयत ने बेचैनी से आरिज की आंखों में देखा और फिर उठकर बाहर निकल गई। उसके पीछे हारून भी चला गया। अच्छा, तो ये बात है कि वो उससे अकेले में मिलना चाहता है। आरिज एकदम से जैसे अंगारों पर लोटपोट होने लगा। अक्सा उसकी ओर बढ़ी, शरारती सी मुस्कान होठों पर सजाए। आरिज, मेरा ख्याल है कि इन दोनों को प्राइवेसी की ज़रूरत है। आरिज के धैर्य का बंधन अब जैसे टूटने की कगार पर था। क्या मतलब है? तुम जानती हो ना अक्सा कि आयत ऐसी नहीं है, वो घबरा जाएगी। वो तो मेरे साथ भी कभी अकेले नहीं बैठी। वो एकदम से उठकर खड़ा हुआ तो अक्सा हैरान होकर उसकी ओर बढ़ी। डोंट एक्ट लाइक किड, वो अडल्ट हैं यार, उन्हें कुछ बात करनी होगी। तुम क्यों इतना रिएक्ट कर रहे हो? क्या मेरे साथ तुम कभी अकेले नहीं हुए? नहीं, मेरा मतलब है हमारी बात और है यार। आयत ने आज तक किसी गैर मर्द से यूं बात नहीं की। उसने जैसे एक दलील गढ़ी थी। तो बात करेगी तभी कोई गैर अपना बनेगा ना। और मुझे एक बात और भी कहना है तुमसे आरिज, कि तुम प्लीज़ आयत को इस बंधन से आज़ाद करो, ताकि वो अपनी इद्दत पूरी करे और किसी दूसरे मर्द को अपनी ज़िंदगी में शामिल करे। अक्सा उसकी आंखों में देखते हुए कहती वहाँ से चली गई, जबकि आरिज एकदम से उलझन में पड़ गया। आखिर मैं चाहता क्या हूँ? उन्हें बाहर गए हुए पूरे 15 मिनट हो गए थे। आरिज ने ये समय कैसे बिताया ये वही जानता था। वो अपनी ही स्थिति समझने से कासिर था। जब वो वापस आया तो आयत के चेहरे पर हवाइयाँ सी उड़ी हुई थीं और हारून मुस्कुरा रहा था। हारून जाते जाते ग्रीन सिग्नल दे गया था। उसे आयत सच में बहुत पसंद आई थी। उसे ऐसी ही पत्नी और जीवन साथी की ज़रूरत थी जो गैर मर्दों के सामने नज़र झुकाकर बैठे और ख़ुद को 7 पर्दों में कैद करके रखे, सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर के लिए। और ऐसी लड़कियां आजकल कहाँ मिलती थीं भला? आरिज हारून को बाहर तक छोड़ ले आया। मुझे आयत बहुत पसंद आई है। आप प्लीज़ जल्द से जल्द अपने घर वालों से बात करें, ताकि हम ऑफिशियली रिश्ता मांगने के लिए आ सकें। मुझे वापस लंदन जाना है और मैं चाहता हूँ कि मैं आयत को भी अपने साथ लेकर जाऊँ। और आरिस एकदम से जलों की जद में आ गया था। क्या तुम उसे भी लंदन लेकर जाओगे? उसने एक बचकाना सा सवाल किया था तो हारून हंसने लगा। जाहिर है, जहाँ आयत का पति होगा वहीं आयत होगी ना।
और ये बात आरिज को तमाचे की तरह लगी थी। जहाँ पति हो वहीं पत्नी को रहना चाहिए ना। उसने जैसे खुद से सवाल किया, मगर जवाब कहीं ना था। वो क्या परेशान मत हो, और वैसे भी अभी क्या जल्दी है। अभी आयत को थोड़ा और समय चाहिए सोचने का, क्योंकि वो इस रिश्ते के लिए दिल से तैयार नहीं है। मैंने ही उन्हें फोर्स किया है। वो हारून को तसल्ली दे रहा था, या शायद खुद को दिलासा। हारून चला गया और आरिज एकदम से बेचैन होकर वापस पलटा। अंदर अक्सा आयत के कान में कोई सरगोशी कर रही थी, जिससे कि आयत का चेहरा एकदम से लाल हो रहा था। आरिज ने पहली बार उस चेहरे को गौर से देखा था। पहले तो वो केवल उसे अपनी भाभी की हैसियत से जानता था और वही रिस्पेक्ट देता था, मगर आज पहली बार वो उसे एक पति की नज़र से देख रहा था, और उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जोर से निचोड़ दिया हो और दर्द पूरे शरीर में फैल गया हो। तो क्या आयत मुझसे बहुत दूर चली जाएगी? मगर मैंने उसे करीब आने ही कब दिया। उसने अपने ही सवाल का जवाब दिया और सोफे पर बैठ गया। आयत बहुत ज़्यादा बेचैन हो रही थी। वो भागकर कमरे में जाना चाहती थी। आयत, आपको कोई भी ज़बरदस्ती या मजबूरी नहीं है। अगर आपको हारून पसंद नहीं तो आप इनकार कर सकती हैं। आप मुझे खुलकर बता सकती हैं, मैं आपका दोस्त भी तो हूँ। आरिज ने उसे प्यार से बुलाया तो वो एकदम से शिकवा भरी नज़रों से आरिज को देखने लगी। न जाने उसकी आंखों में इतना शिकवा क्यों था उसके लिए, वो समझने में असमर्थ था। उसे तो खुश होना चाहिए था, मगर वो और भी ज़्यादा बेचैन हो गई थी। आखिर क्यों? अरे क्यों नहीं आएगा पसंद हारून आयत को? हारून जैसे मर्द किस्मत से मिलते हैं। आरिज ने गुस्से और हल्के दुख के मिश्रित लहजे में कहा, तुम्हें पता है ना अक्सा कि अभी उनके दिल में कोई नहीं है, और इसीलिए हारून के लिए अपने दिल में जगह बनाना उनके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। बस बस वो अभी इसे स्वीकार नहीं करना चाहती। मगर कोई बात नहीं, स्वीकार कर लेंगी। हारून जल्दी शादी करना चाहता है, मगर इसके लिए तुम्हें जल्दी ही आयत को तलाक देना होगा। मैं वकील से कल ही पेपर बनवाती हूँ। अक्सा ने उसके सिर पर जैसे बम फोड़ा, और आयत भी एकदम से हतप्रत डरती हुई नज़रों से उसे देखने लगी। मैं अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे सोचने के लिए समय दें। उसने हल्का सा विरोध किया। आप जितना समय लेना चाहें ले लो। अगर उसे इतनी जल्दी है तो वो वापस चला जाए। आरिज एकदम से क्रोध में आ गया था। उसे खुद भी समझ नहीं आ पा रहा था कि आखिर उसे गुस्सा किस बात पर आ रहा है। ये शादी है, कोई मजाक थोड़ी है। 3 महीने में कैसे आयत को उसके हवाले कर सकता हूँ, जिसे वो भी नहीं जानती और मैं भी इतनी अच्छी तरह नहीं जानता। अक्सा एकदम से आरिज के इस रवैये को देखकर सोच में पड़ गई। आयत, तुम कमरे में जाओ, मुझे आरिज से कुछ अकेले में बात करनी है। आयत जैसे इस मौके के इंतजार में थी, जल्दी से सोफे से उठी और भागकर कमरे में चली गई। आरिज उसे अपनी नज़रों से ओझल होते देखता रहा और फिर अक्सा की ओर देखने लगा। अक्सा अंदर तक उतरती नज़रों से आरिज को देखती रही। आरिज, क्या चल रहा है आखिर तुम्हारे दिल में? मुझे सब सच सच बता दो। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा कि आयत तुमसे दूर चली जाए? अरे पागल हो गई हो, मैंने खुद ही तो ये फैसला लिया है। भला मुझे अच्छा क्यों नहीं लगेगा? मगर इतनी भी क्या जल्दी है यार। तुम्हें पता है कि हम दोनों में एकदम से प्यार नहीं हुआ था। पूरे 2 साल लगे थे हमें करीब आने में, एक दूसरे को समझने में। और तुम आयत से क्या उम्मीद करती हो कि वो कुछ ही महीनों में उससे प्यार करने लगे और उसके रिश्ते को स्वीकार करने लगे? नहीं, उसने दो टूक लहजे में कहा। आरिज, आयत की उम्र शादी की हो रही है, और मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि हारून से बेहतर उसे कोई और नहीं मिल सकता। क्यों? क्या कमी है आयत में? उसे कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता है, वो एकदम से नाखुशी भरे लहजे में बोला। उसे अक्सा की बात बुरी लगी थी। आरिज, रिलैक्स। अच्छा ठीक है, मैं हारून से बात करूँगी। अगर वो सच में आयत में इंटरेस्टेड है तो वो 2-3 महीने क्या 3 साल भी उसका इंतजार कर लेगा। यू जस्ट रिलैक्स। अक्सा जल्दी से आरिज के साथ सोफे पर आकर बैठी, उसके हाथों पर अपना हाथ रख दिया और उसका कंधा धीरे धीरे थपकने लगी, जैसे किसी बच्चे को कंपोज किया जाता है। आयत जो खिड़की से ये दृश्य देख रही थी, उसकी आंखों में जैसे कुछ चुभ गया था। उसने जल्दी से जोर से पर्दा खींचा, मगर आरिज देख चुका था। इससे पहले वो अक्सा से हाथ छुड़ाकर उठता, आयत की तरफ जाता। अक्सा ने उसे जोर से पकड़ लिया। आरिज, इधर देखो मेरी आंखों में। प्लीज़ आयत को इस बंधन से आज़ाद कर दो। बल्कि आज ही मैं वकील से बात करती हूँ, वो तलाक के पेपर्स बना देगा। किसी भी नए रिश्ते में शामिल होने से पहले उसे इस पुराने बंधन से आज़ाद करना होगा, चाहे ये कागजी बंधन ही सही। अक्सा ने आरिज की आंखों में आंखें डालकर कहा। आरिज एक पल के लिए जैसे चुप हो गया। क्या सच में उसे ये सब करना पड़ेगा? और ये सब क्यों? वो भूल चुका था कि आयत की आज़ादी
जिसकी वो बात कर रहा था उसी स्थिति में संभव है। उसके हाथ एक पल के लिए अक्सा के हाथ में ठंडे पड़ गए। उसने नरमाई से अपने हाथ उससे आज़ाद किए और उठकर खड़ा हुआ। ठीक है, तुम जाओ, मैं आयत से बात करता हूँ, उसे समझाता हूँ और बहुत जल्द उसे इस रिश्ते से आज़ाद भी कर दूंगा। तुम परेशान मत हो। वो अक्सा को भरोसा दे रहा था। अक्सा कुछ पल उसे देखती रही और फिर चली गई। वो बिस्तर के कोने से टिकी अपने आंसू दबाने की कोशिश कर रही थी। उसके दिल में जैसे आग सी जल रही थी। आरज ने उसे ये किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। वो अपना हक तक नहीं मांग सकती थी, क्योंकि ये हक उसे दिया ही नहीं गया था। मगर आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो आरिज के अलावा किसी के साथ अपना नाम नहीं जोड़ सकती। ये 4 साल का कागजी बंधन शायद बहुत मजबूत बन चुका था। आरिज हल्की सी दस्तक देकर अंदर आया। आयत ने अपने आंसू जल्दी से पोंछे और उठकर खड़ी हुई। आयत, क्या बात है? आप ठीक तो हैं ना? क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? वो धीरे धीरे उसके पास बढ़ा और उसके दोनों हाथ थाम लिए, जो कि कांप रहे थे। एक पल के लिए उसके स्पर्श ने उसके जलते हुए दिल पर ठंडी बारिश का काम किया था। वो खुद भी चौंक गया था। आज तक वो अपने मन को समझ ही नहीं पाया था कि वो क्या चाहता है, और आज जब उसे पता चला तो शायद पानी सिर से बहुत ऊपर चला गया था। अब उसे इस फैसले से पीछे नहीं हटना था। आयत, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको आज़ाद कर दूँ, ताकि आपकी सोच भी कुछ आज़ाद हो। आप इस कैद से बाहर निकलें और नए रिश्ते के बारे में सोचें। हारून वास्तव में एक बहुत अच्छा लड़का है और वो दिल से चाहता है आपको। बहुत सारी खुशियाँ देगा जो तुम्हें कोई और नहीं दे सकता, बल्कि मैं भी नहीं दे पाया, क्योंकि मैंने कभी आपको उस नज़र से देखा ही नहीं था। आप हमेशा मेरे बड़े भाई की पत्नी, मेरी भाभी रही हैं और मेरे लिए बहुत सम्माननीय हैं। वो अपने अंगूठे के पोरों से उसकी हथेली को सहलाता उसके कानों में धीरे धीरे फूंक रहा था। आयत ने जोर से अपना हाथ छुड़ा लिया। ठीक है, कर दे मुझे आज़ाद। देर किस बात की है? और आप जो भी कहेंगे मैं मानने को तैयार हूँ। आयत उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, मुझे इस रिश्ते पर कोई आपत्ति नहीं। आप चाहें तो कल ही मेरा निकाह उनसे करा दें। वो भावनाओं की बाढ़ में कुछ ज़्यादा ही बह गई थी और न जाने क्या क्या बोल गई। कल तो आपका निकाह संभव नहीं, क्योंकि आप पर इद्दत वाजिब है। देखिए, हम अकेले में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अकेले में एक दूसरे से मिलते रहे हैं। चाहे मैंने आपको पति होने का हक नहीं दिया, फिर भी तलाक के बाद आप इद्दत में रहेंगी। आयत एक पल के लिए उसे धक्का देकर पीछे हटी। वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि वो इतने गुस्से में क्यों आ गई थी। आरिज अपना संतुलन नहीं रख पाया और पीछे बेड पर गिरता। इसके साथ ही उसने आयत का हाथ भी जोर से खींचा था। उसका हाथ आयत के हाथ में ही था और उसे भी वो अपने ऊपर गिरा गया। वे दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर गिरे थे। आयत के होंठ आरिज के होंठों से टकराए तो उसे ऐसा लगा जैसे ये स्पर्श पाने के बाद वो कभी उससे दूर नहीं हो पाएगी। मगर इससे पहले कि वो उसके ऊपर से उठती, आरिज ने जोर से अपना हाथ उसकी कमर पर रखकर उसे अपने और भी करीब खींचा था, क्योंकि वो जान गया था कि अब वो क्या चाहता है। ये बात वो इतनी देर से क्यों समझा था। वो उसका पति था, उस पर पूरा हक रखता था और वे दोनों एक ही कमरे में बिल्कुल अकेले थे। वो इस मौके को कैसे गवा सकता था भला। उसने आयत के कांपते हुए होठों को अपने दहकते होठों से गर्माहट दी और फिर वो अपनी ही धारा में बहता चला गया। अपने ऊपर से तकिए पर पलटता हुआ जब उसके गले से दुपट्टा हटाया तो आंखों में जज्बात का तेज तूफान था, जो सब कुछ बहाकर अपने साथ ले जाना चाहता था। आयत के होंठ धीरे से कांप उठे थे, लेकिन आरिज ने उसके होंठों पर उंगली रखकर उसे खामोश करा दिया। जब से मैंने आपको आज़ाद करने के बारे में सोचा है, मेरा दिल बेसुकून है आयत, कहीं भी चैन नहीं है। लेकिन आज जब आप मेरे इतना करीब आई तो दिल को एक सुकून मिला है और मैं इस सुकून में बह जाना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे मत रोकना। उसके होंठों से उंगली उठाता वो बारी बारी उसकी दोनों आंखों पर अपने होंठ रख गया था और अब सीधा होता अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। आयत कुछ भी न बोल पाई। उसका दिल भी तो ये सुकून चाहता था, लेकिन उसने अपने जज्बातों को सीने में दबा कर रखा था और अब जब ये पल किस्मत ने उसकी ज़िंदगी में लिखे थे तो वो इन पलों को खोना नहीं चाहती थी। अपनी शर्ट दूर उछालता हुआ उसके ऊपर झुका तो आयत ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो बड़ी ही शिद्दत से उसे हर चीज़ से आज़ाद करता चला गया। वो बहुत खूबसूरत थी। आरिज ने कभी ध्यान ही नहीं दिया था, लेकिन आज जब उसकी खूबसूरती खुली किताब की तरह उसके सामने थी तो वो अपने होंठ का कोना कुचल कर रह गया था। दूधिया मक्खन वजूद जिसमें हल्की गुलाबियाँ घुली हुई थीं, नरम दूधिया गोल धड़कनें
जिन्हें देखकर आरिज का दिल बुरी तरह धड़क उठा था। वो बेताब होता उसकी नरम सी धड़कनों पर झुककर अपने जज्बातों को सुकून देने लगा। आयत की प्रतिरोध भी दम तोड़ चुकी थी और वो हर बात को भुलाकर पूरी तरह से खुद को उसके हवाले कर चुकी थी। उसके आंसू और आरिज के आंसू एक दूसरे में मिल गए थे। वो उस पर अपनी सारी तीव्रताएं, सारी मोहब्बत लौटाता चला गया। उसकी मदहोश सिसकियों को अपने होठों में दबाता चला गया। बाहर रात और गहरी होती रही और वे दोनों अपनी ज़िंदगी में रोशनी बिखेरने लगे। खुद को सुकून देने के बाद आरिज उसे खुद से लगाए वहीं उसके बेड पर सो गया था और वो भी हर बात को भुलाए उसके सीने से लगी बेखबर सो चुकी थी। सुबह जब उसकी आंख खुली तो विचारों के कई भयानक दरवाजे भी खुल गए थे। उसने अपने बराबर में देखा, आरिज नहीं था। वो एक झटके से उठकर बैठी थी। उसकी हालत कल रात होने वाले अनर्थ की गवाही दे रही थी। उफ, ये मुझसे क्या हो गया? ओ गॉड, मैंने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी सिर्फ अपने जज्बातों में बहकर। अब वो कैसे सामना करेगी आरिज का और अक्सा का? अक्सा का ख्याल आते ही उसने अपने बाल दोनों मुट्ठियों में जकड़ लिए। इतने में आरिज कमरे में दाखिल हुआ। इस बार वो बिना दस्तक के आया था, जबकि रात की गई आरिज की बेबाक हरकतें याद करते वो शर्म से लाल हुई थी। उसने जल्दी से कंबल ऊपर तक खींच लिया। उसकी हरकत पर हल्के से मुस्कुराता हुआ वो आगे बढ़ा। वो जानती थी कि वो उसके पास बैठ चुका है। जबकि आरिज ने धीरे से उसके सिर से कंबल हटाया तो आयत ने अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख लिए और आरिज इस हरकत पर दिलो जान से फिदा होने लगा। अगर मुझे पता होता कि मेरा दिल क्या चाहता है तो शायद मैं अपनी और आपकी ज़िंदगी इतनी मुश्किल कभी ना बनाता, मगर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। कम से कम हमें खुद से तो सच बोलना चाहिए। उसने नरमी से उसके दोनों हाथ उसके चेहरे से अलग किए। आयत एकदम से लाल हो गई। मुझे माफ़ कर दें आरिज, मैंने आपकी ज़िंदगी ख़राब कर दी। वो एकदम से ही रोने लगी। अरे मेरी जान, तुमने तो मेरी ज़िंदगी बना दी है। तुमने मुझे एहसास दिला दिया है कि तुम मेरे लिए कितनी अहम हो। वो एकदम से उसके पास आया और उसे अपने सीने में छिपा लिया और वो उसके सीने से लगी फूट फूट कर रोने लगी। अक्सा बहुत नाराज़ होगी, हम उसे क्या जवाब देंगे? वो अपने आंसू और नाक उसकी शर्ट से पोंछते हुए बोली। जिसे भी जवाब देना होगा मैं खुद दे दूंगा। तुम उसके बारे में ज़्यादा परेशान मत हो। मुझे ज़िंदगी में पहली बार एहसास हुआ है कि जो स्थान तुम्हारा मेरे दिल में है वो किसी और औरत का नहीं हो सकता। अक्सा और मैं कई सालों से एक साथ हैं। मुझे लगा कि शायद मेरी उसके साथ इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मेरे मिजाज को बहुत अच्छे से जानती है, तो उसके साथ मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी और मैं उसी चीज़ को प्यार समझ बैठा। मगर प्यार तो वो था जो मैं अब अपने दिल में महसूस कर रहा हूँ, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। जब से हारून तुम्हें देखने आया है मैं एक पल के लिए भी चैन से सो नहीं सका। ये मोहब्बत भी कितनी छुपी रुस्तम होती है ना, हम पर तब खुलती है जब हम इसे स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। मगर खुदा का शुक्र है कि उसने मुझे तुम्हारे जैसी जीवन साथी दी, जिसने कभी अपने पति से अपना हक तक नहीं मांगा और जो लाखों करोड़ों में एक है। वो उसे अपने सीने से लगाते हुए उस पर फिर से प्यार की बारिश कर रहा था और वो उसकी इस मोहब्बत और इजहार पर बिल्कुल खामोश रह गई थी। शायद अब वो खुद गर्ज बन चुकी थी। वो उसके दोनों हाथ थामे उसकी आंखों में देख रहा था। अक्सा, प्लीज़ समझने की कोशिश करो यार। मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं आयत से इतना प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हें बहुत धोखा दिया है, तुम्हारा बहुत नुकसान किया और शायद पूरी ज़िंदगी तुम्हारा अपराधी बनकर जीऊँगा। मगर मुझे तुम्हारा गुनहगार बनकर जीना आयत को खोने से ज़्यादा आसान लगता है। और वो उसकी आंखों में आंखें डालकर सच्चाई से बोला तो वो होंठ भींचकर उससे देखती रह गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो आरिज की आंखों में आयत के लिए वो प्यार बहुत पहले ही देख चुकी थी, जो शायद ना आरिज ने देखा और ना ही आयत ने। मोहब्बत में धोखा मिलना कोई बड़ी बात नहीं होती आरिज, ये तो किसी न किसी को मिलता ही रहता है। मगर बड़ी बात होती है उस सच्चाई को स्वीकार करना। पर तुम फिक्र मत करो, मैं आयत की तरह किसी का रोग नहीं पालूंगी। तुमने मुझे बहुत तकलीफ़ दी है आरिज, मगर मैं तुम्हें कोई बद्दुआ भी नहीं दे सकती, क्योंकि पहली बार मैंने तुम्हारे चेहरे पर वो चमक देखी है जो शायद मेरी संगत तुम्हें दे न सकी। वो अपने आंसू पोंछ कर वहाँ से उठ गई। अक्सा, क्या हम अच्छे दोस्त रह सकते हैं? सोचना भी मत आरिज, क्योंकि जिनसे पहले मोहब्बत रही हो उनसे भूल कर भी दोस्ती नहीं रखनी चाहिए, वरना ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। तुम्हें तुम्हारी हंसती बसती ज़िंदगी मुबारक हो। वो उसकी आंखों में देखे बिना ही अपना पर्स उठाकर चली गई। मगर आरिज जानता था कि किसी को दिल से निकालना इतना आसान नहीं होता।
वो सच में अक्सा के लिए बहुत दुखी था, मगर कुछ कर नहीं सकता था। बीजान, इससे मिलिए, ये है आपकी बहू आयत, आरिज खान और आपके बेटे के दिल की और इस हवेली में रहने की असल हकदार। आरिज आयत को साथ लगाकर बीजान के सामने खड़ा था और बे उसे हबन्नकों की तरह देख रही थी। अरे, तुम तो इसे किसी और की दुल्हन बनाने चले थे। हाँ, फिर इरादा कैसे बदल लिया? बीजान तंज करने से बाज नहीं आई। मैं जानता हूँ कि आप आयत के बिना नहीं रह सकती और अपने बेटे को भी खुश देखना चाहती हैं, इसीलिए मैंने आपकी ये दोनों बातें मान ली। अब तो नाराजगी छोड़ दीजिए। वो उनके सीने से लगा, उन्हें मनाने लगा जो किसी रूठे बच्चे की तरह लग रही थी। आयत भी उनके सीने से जा लगी। मुझे माफ़ कर दीजिए बीजान, अगर मैंने आपका जरा सा भी दिल दुखाया हो। आयत हमेशा की तरह दूसरों के एहसानों तले दबकर माफ़ी मांगने लगी थी। बीजान ने उसे भी अपने सीने से लगा लिया, क्योंकि सच तो ये था कि वो भी सच में आयत की आदी हो गई थी। उन्हें उसकी आदत लग गई थी। आयत 3 महीने के बाद हवेली लौटी थी और ये 3 महीने बीजान ने कैसे काटे थे ये वही जानती थी। आरिज ने बीजान के कान में हल्की सी सरगोशी की तो वो एकदम से उन दोनों को खुद से अलग करते हुए हैरान और खुश होकर उन दोनों को देखने लगी। क्या क्या सच कह रहे हो आयत? क्या ये सच है कि तुम माँ बनने वाली हो? आयत एक पल के लिए नज़र झुका गई और फिर वो और ज़्यादा यहाँ नहीं ठहर सकती थी, इसलिए कमरे में भाग गई। अरे मेरा बच्चा, मैं तो तरस गई थी इस हवेली में खुशियाँ देखने के लिए। मुझे तो लगा था कि शायद आयत बांझ है, मगर तुमने आज मेरे सारे संदेह दूर कर दिए। अच्छा, तो इसीलिए आप चाहती थीं कि मेरे और आयत के बीच कोई रिश्ता न बने, क्योंकि आपको लगता था कि आयत कभी माँ नहीं बनेगी। आरिज को जैसे धक्का सा लगा। जरूर बेटा, तुम मेरे अकेले बेटे हो। मैं तुम्हारे लिए किसी भी ऐसी लड़की को नहीं चाहूँगी जो माँ न बन सके और तुम्हारी नस्ल आगे न बढ़ा सके। मगर अब मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं दिल से तुम दोनों के लिए खुश हूँ। मेरे बच्चे, फलो फूलो और इस हवेली में रौनक बढ़ाओ। एकदम से उनका दिल जैसे साफ हो गया था और आरिज मुस्कुराकर फिर से उनके गले लग गया। वो सच में बहुत खुश था। उसे अपना आप आज पूरा लग रहा था। कब से वो इस अधूरे अस्तित्व के साथ था, मगर आयत ने उसे पूरा कर दिया था। बीजान, आयत से अब कोई काम नहीं करवाना, बल्कि उसे पूरी तरह रेस्ट देना है। अरे, तुम मुझे कोई जालिम सास समझते हो? आयत मेरी बेटियों की तरह है, मैं उस पर क्यों जुल्म करूँगी? और जैसे वो एकदम से बुरा मान गई थी और आरिज मुस्कुराता हुआ उनसे अलग हो गया। अब उसे अपनी शर्मीली सी पत्नी के पास जाकर उसे और तंग करना था। रात को वो कमरे में गया तो आयत कमरे में टहल रही थी। उससे इंतजार करना मुश्किल हो रहा था। वो आरिज के साथ 3 महीने तक रही थी और आरिज ने उसे हर जगह दिखाया था और अब वो वहाँ से खुशखबरी लेकर लौटे थे। हालांकि इस खुशी के साथ अक्सा के बारे में उसे रंज भी था। उसे लगता था जैसे उसने अक्सा का हक मान लिया हो और वो बार बार आरिज से इस बात का जिक्र करना नहीं भूलती थी। मगर वो जानता था कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि किसी की भी ज़िंदगी परफेक्ट नहीं होती। हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ रिश्तों को तोड़ना पड़ता है, तभी नए रिश्ते बनते हैं। वो कमरे में दाखिल हुआ तो आयत एकदम से उसकी ओर पलटी। वो इस कदर उसकी आदत लगा चुकी थी कि एक पल के लिए भी उससे दूर रहना नहीं चाहती थी। आरिज ने उसे आगे बढ़कर अपने सीने से लगा लिया। तो मेरी प्रिंसेस मुझे याद कर रही थी, मगर बताएंगी नहीं, है ना? ऐसी बात नहीं है। आपने तो मुझे कमरे में कैद कर दिया, कोई काम नहीं करने दे रहे। मैं बोर हो रही हूँ। चलो फिर तुम्हारी बोरियत दूर कर देते हैं। किस चीज़ से दिल बहलेगा तुम्हारा? वैसे कुछ कुछ मूड मेरा भी बनने लगा है। वो उसकी नरम कमर में उंगलियां दबाता हुआ बोला और जब हाथ कमर से ऊपर की ओर सरके तो आयत ने उसे घूर कर देखा था। इस तरह घूर कर देखोगी तब तो सच में कच्चा ही खा जाऊंगा। वो शरारत से उसके कान में बोला तो वो झिझक कर उसमें समा गई। आरिज, आप मुझे छोड़कर तो नहीं चले जाएंगे ना? वो उसकी आंखों में देखकर बोली, जैसे उसे डर लग रहा हो कि कहीं ये खुशी भी रास ना आए उसे। तुमने मुझे कहीं और जाने के लायक छोड़ा कहाँ है? पूरा का पूरा तुम्हारा हो चुका हूँ यार, मान लो इस बात को। अब तो मैं यहीं रहकर खेती बाड़ी करूँगा और तुम नए नए पकवान बनाकर मेरे पीछे आ जाना खेतों पर। बिल्कुल मजनू बना दिया तुमने मुझे। उसकी शरारतें उफान पर थीं और आयत खिलखिलाकर हंसने लगी। उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। आरिज उसके लिए बिन मांगी दुआ था जिस पर स्वीकृति की मोहर लग गई थी। वे खुशियों के इस दरवाजे पर खड़े थे जो बिना दस्तक के खुलता जा रहा था। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।